नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और लेकर हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सैन्य ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है कि इस्लामाबाद की जमीन फिर से हिलने लगी है। पाकिस्तान आज एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां 1971 में था। उस वक्त उसकी पूर्वी सीमा पर विद्रोह हुआ था। आज एक बार फिर से पाकिस्तान में बगावत की आग जल चुकी है। पाकिस्तान के शोषण से परेशान होकर बलूचिस्तान ने बगावत कर दी है। बलूचिस्तान की बगावत सिर्फ पाकिस्तान के लिए संकट नहीं है, बल्कि उसकी सियासी कब्रगाह का ये पहला पत्थर है और ये शुरुआत है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान भी इसी राह पर चल सकते हैं। बलूचिस्तान की ये बगावत बताती है कि आखिर कब तक एक राष्ट्र झूठ, कट्टरता और दमन की नींव पर टिका रह सकता है। 14 मई 2025 इस तारीख को पाकिस्तान शायद कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी दिन बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी। जी हां, बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया है। मीर यार ने न सिर्फ स्वतंत्रता का ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने दुनिया से एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की भी अपील की है। भारत से उन्होंने नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है और संयुक्त राष्ट्र से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग भी की है। बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान दशकों से अपने सैन्य जुल्म, खुफिया एजेंसियों के अत्याचार और मानवाधिकारों के हनन से कुचलता रहा है, वो आज खुलकर विद्रोह कर चुका है। जहां एक और पाकिस्तानी सेना भारत से राष्ट्रीय पटल पर आ चुकी है और ये सब तब हो रहा है जब भारत पहले से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाकर उसे अलग थलग कर चुका है। बलूचिस्तान की इस घोषणा के बाद अगर भारत ने नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति दे दी तो ये पाकिस्तान की संप्रभुता पर एक सीधा प्रहार होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1971 में हुआ था, जब भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को समर्थन देकर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। आज फिर से वही स्थिति बन गई है। पाकिस्तान के टुकड़े के लिए एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो देश विरोधी ताकतों ने जश्न मनाया, लेकिन अब बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान दुनिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। जो लोग भारत की कूटनीति पर सवाल उठा रहे थे, वो भूल गए थे कि भारत चाणक्य का देश है। वो चाणक्य जिसने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया था। दुनिया को ये सुनना और समझना होगा कि भारत को किसी से कूटनीति सीखने की जरूरत नहीं है। भारत की कूटनीति और दूरदर्शिता ही थी कि पीएम मोदी ने 8 साल पहले ही लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। साथ ही बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट करीमा बलोच के रिश्ते को भी उन्होंने निभाया। तो तैयार हो जाइए एक नए नक्शे के लिए, एक नई रणनीति के लिए और एक नए दक्षिण एशिया के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब इतिहास खुद को दोहराएगा। आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान और करीमा बलोच का वो बयान जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई थी। जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये 2 भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद
वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। तो बलूचिस्तान अब अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान ने बहुत जुल्म सह लिया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी बलूचों को वो जगह दी ही नहीं जिसकी वो हकदार थे, जिसका वो हमेशा से सपना देख रहे थे। ना ही कभी पाकिस्तान की सेना में उनको वो सम्मान मिला, ना ही उनको वो जगह मिली। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ? आर्थिक शोषण की वजह से। बलूचिस्तान में गैस है, तेल है और खनिज है, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान को बलूचिस्तान पर डिपेंड होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को संसाधनों का लाभ बहुत कम मिल रहा है। पाकिस्तान ने बलूचियों का बहुत ज्यादा और लंबे वक्त तक शोषण भी किया है, जिसकी वजह से लगातार बलूचिस्तान से ये आवाज उठती रही है। वो हमेशा से पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और उनकी उम्मीद भारत से है। उन्हें लगता है कि भारत अगर एक बार उनका साथ दे दे तो वो पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं और अपना एक देश बना सकते हैं। तो क्या अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले अगर साल भर से हम बात कर ले तो पिछले एक साल में बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर एक के बाद एक कई प्रहार हुए हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। लेकिन पाकिस्तान की सेना सिर्फ इतना कहती है कि सिर्फ 1000-1500 बलूची हैं जिन्होंने हथियार उठा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो आप सबके सामने है। सांस्कृतिक पहचान है बलूचिस्तान की अपनी एक अलग, लेकिन पाकिस्तान से वो अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में 50 से 55 हजार हिंदू भी शामिल हैं। बड़ी बहस आज इसी विषय पर हम करने वाले हैं कि क्या बलूचिस्तान हिंद की एक आवाज बनेगा, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और क्या अब पाकिस्तान धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से चला जाएगा और पाकिस्तान बहुत कम जगहों में सिमट जाएगा, जिसका कोई इतिहास भी नहीं बचेगा। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं संजय खन्ना, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। JS सोढ़ी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोढ़ी साहब आपका। अहमद मुफ्ती खान पत्रकार हैं, बलूचिस्तान से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। संजय खन्ना जी, सर आपसे समझूंगी। बलूचियों की तरफ से ये मांग बहुत लंबे समय से उठती आ रही है और फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या अगर हम बात कर ले बलूचिस्तान की, तो भारत के दृष्टिकोण से जब जब मानवाधिकार का राग बलूचियों ने उठाया है, मानवाधिकार की बात अगर उन्होंने जब जब उठाई है, एक उम्मीद की नजर से उन्होंने भारत को भी देखा है। जी, तो आपने कहा बिल्कुल वाजिब कहा है, पर जो आपका सवाल है उसको आंसर करने से पहले मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा बलूचिस्तान के साथ। जी, ये एक प्रिंसली स्टेट था 1948 तक, और 1948 में जो है ब्रिटिश सरकार जो उस टाइम थी निकल रही थी और पाकिस्तान ने आपस में मिल के जो है इनकी एक्सेशन करवाई पाकिस्तान में। उसका रीज़न ये था कि जो बलूचिस्तान है उसका एरिया पूरे पाकिस्तान का 42% लैंड मास है, मतलब इतना बड़ा उनके पास एरिया है। दूसरा, उनके पास मिनरल्स जो हैं और पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनकी बहुत सी काफ़ी कुछ है उनके पास। तो पाकिस्तान ने जो है अनफॉर्चुनेटली या उनके लिए अनफॉर्चुनेटली है, उन्होंने कभी बलूचिस्तान को अपना माना ही नहीं। जी। उन्होंने एक्सेशन तो कर लिया,
पर उसके बाद जो है वो जो बलूचिस्तान का पूरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे जो भी उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, और जो पैसा वहां पे वापस देना चाहिए था बलूचिस्तान में उन बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नहीं दिया। और साथ ही साथ उन्होंने जो है ये काफी वहां पे बलूचिस्तान में जो है अपनी आर्मी भेज के वहां पे बहुत ज्यादा डर और भय पैदा किया, जिसके अंदर एब्डक्शंस, किडनैपिंग्स और औरतों के साथ जो है दुर्व्यवहार और किलिंग्स, इस टाइप से ह्यूमन राइट वायलेशन जो है बहुत ज्यादा वहां पे पाकिस्तान द्वारा की गई थी। तीसरा ये था कि जो पॉलिटिकल स्फीयर है पाकिस्तान में, उसके अंदर बलोचियों को ज्यादा जगह नहीं दी गई, तो उनकी आवाज कहीं पे उन्होंने उठने नहीं दी। और अगर बलोचिस्तान अपने एरिया को जो है सुपरवाइज करके वहां पे उनकी इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करना चाहते थे, तो उसमें भी पाकिस्तान सरकार ने जो है बहुत ज्यादा दखल अंदाजी की है। बीएलए जो है वो बेसिकली खड़ा हुआ है 2003 से। उसके अंदर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और अलग अलग तंजीम हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम अभी तक तो बातचीत से कोशिश कर रहे थे, पर जब नहीं हो रहा है तो अब हम जो है इनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान के एरिया में। आपको याद होगा एक एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था कुछ साल पहले जी। और काफी तबाही मची थी, तो वो भी बीएलए ने किया था। और अभी जो ट्रेन हाईजैक हुआ है 2 महीने पहले, उसमें बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो तंजीम है, इन दोनों ने मिलकर काफी कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो किया था और ट्रेन को हाईजैक करके ले गए थे। और उस ट्रेन को छुड़ाने के चक्कर में जो है पाकिस्तान आर्मी ने अपने काफी फौजियों को जो है बिल्कुल बिल्कुल संजय साहब, उस पर भी हमने देखा था पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोल रहा था। पाकिस्तान यही कहता रहा कि नहीं, सिर्फ 1500 से 1000 से 1500 बलूची हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं। मुफ्ती साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। मुफ्ती साहब, क्या अब आपको लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अगला बांग्लादेश बन सकता है, और अगर बनेगा तो फिर पाकिस्तान का क्या भविष्य होगा? जी नमस्ते, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम मस्ती खान है जी, बलूचों में ये नाम होता है मस्ती खान जी जी। और हम ये पाकिस्तान के फौजियों का मस्ती निकालेंगे बलूचिस्तान में। इनको जो मस्ती है ना ज्यादा, वो हम निकालेंगे जी। हम देखें, हम आपको जैसे मालूम है हम तो इनके साथ पहले दिन से नहीं थे। जबरदस्ती अपने बंदूक के साथ हमारे सर पे आके हमारे ऊपर कब्जा किया, जैसे आपके कश्मीर पे इन्होंने आके कब्जा किया, बिल्कुल वही बल्कि अफसर भी वही एक ही था। मेजर जनरल जो अकबर खान था, वही एक ही अफसर था। एक ही छोरे से आपके एक हिस्से को उन्होंने काट दिया और हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करने लगे। देखिए, हम और आप दूर नहीं है। आपके रियासत से हमें शिकवा है कि आपने हमेशा हमें अपने से दूर समझा है। हमें जब लाल किले से हमारे भाई नरेंद्र मोदी ने तकरीर की थी, हमारे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी, लेकिन वहाँ आपके सिक्योरिटी और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ये जो कुछ अमेरिका और बरतानिया से पढ़ के लोग आते हैं ना, ब्रेन वॉश होते हैं। फिर उन्होंने कह दिया नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो है आप देख लें, हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई देखें, हमारे पास मिनरल है, हमारे पास गैस है, हमारे पास रेयर मिनरल है, हमारे पास पोर्ट है। इन चीज़ों का भारत के अवाम को हम फायदा देना चाहते हैं बजाय चाइना के या अमेरिका के। भाई ये हम बात जो कर रहे हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, हम आपके भी इंटरेस्ट में कर रहे हैं। इन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करके हमारे रिसोर्स से आपका खून बहाना चाहते हैं, तो आप इसको क्यों वहां अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर देते हैं? अमेरिका से आप क्यों पूछेंगे? ये तो गोरों के नौकर हैं। ये आसिम मुनीर विंस्टन चर्चिल का नाजायज बेटा है। विंस्टन चर्चिल ने जो है हिंदुस्तान में ये हिंदू और मुसलमान की नफरत को आगे बढ़ाया। ये उसी के काम कर रहा है। ये कहां से कह रहा है कि कलमा के नाम पे पाकिस्तान बना है? ये कलमा के नाम को बदनाम कर रहा है। ये जो जिन्ना है इसको तो कलमा भी नहीं आता था, वो तो अपने बहन के साथ इसमें मुब्तला था
ये कैसी बातें कर रहा है? जी। ये अजीब लोग हैं। आज जश्न मना रहे हैं, सीज फायर हो गया है, आप कैसे जश्न मना रहे हैं? इन बेगैरतों को देखे टैंक पे खड़े होके। भैया टैंक पे किस बात के खड़े हैं? कौन से किस मुल्क से आपने बीच में टैंक मांगे हैं? आपके तो रोटी चावल पानी नहीं है आपके पास। और आप लोग मेहरबानी करके किसी और से नहीं कि जेडी वांस आ जाए और कह दे श्री नरेंद्र मोदी से, नहीं मेहरबानी करके इनकी पानी चालू कर दें और आप फौरन पानी चालू कर दें, ये ना हो। या नवाज शरीफ आ जाए, अब इन्होंने एक अलावा हुआ नवाज शरीफ को कि किसी तरह के उसको इस्तेमाल करे इंडिया से नरमी के लिए। नहीं नहीं नहीं, नवाज शरीफ हो या उनका बाप हो, जो भी हो, कोई नहीं। जिहाद कर रहे हैं आप हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करते हैं। आपके जहन में ये है कि आप सुपीरियर हैं। आप कौन से सुपीरियर हैं? आप बिल्कुल ही जलील लोग हैं कि कहां से सुपीरियर है? कहां किसी का खून करके कहते हैं हम सुपीरियर हैं? हिमांशी को जो है बेवा करके ये कहते हैं हम सुपीरियर हैं। हमारे हजारों औरतें इन्होंने बेवा किए हैं। देखें, हम तो इनसे बिल्कुल हम आजादी चाहते हैं। हमारे लोग जैसे उस दिन डॉक्टर अल्लाह नजर ने कहा, मेहरबानी करके हमें 93,000, अभी इसके ऊपर आपके बाबू जो है न्यू दिल्ली में बैठे ना रहे फाइलों के ऊपर। जी जी। मेहरबानी करके वो 93,000 गन तो हमें फौरन से पेशतर दे दें 10-10 गोली के साथ। हम इनको खुद निपटेंगे भाई। आप मेहरबानी करें, इसको डीले ना करें। श्री नरेंद्र मोदी जो है मसीहा है मशरिक के। वो हम समझते हैं कि मसीहा है मशरिक के, और हमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनके ऊपर हमारा है बहुत कि बिल्कुल बिल्कुल अहमद साहब, हमने ये अक्सर देखा है, ये सुना है कि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत तो हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाई से हमें बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। सोढी साहब, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना को सौंप दिया, लेकिन स्थानीयों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। गरीबी रेखा से नीचे हैं बलूचिस्तान में 70% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। जय हिंद अपूर्वा जी। जी सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 4 अगस्त 1947 में नई दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें खान ऑफ कलत, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड वाइसरॉय थे माउंटबेटन। चारों के बीच में यह बातचीत हुई जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं बलूचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करता हूं, वो एक आजाद देश पे रहेगा। उसके बाद ठीक एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी, यानी वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रहा। 3 दिन बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान नए देश के रूप में उभरा और अगले दिन 15 अगस्त को भारत को इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पे मुकर गया। अगले साल 3 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 इन्फेंट्री डिवीजन भेजी बलूचिस्तान में, जो तब एक आजाद मुल्क था। 44 इन्फेंट्री डिवीजन जो आजकल क्वेटा में है और 31 लाइट इन्फेंट्री डिवीजन जो आजकल खुजदार में है। ये 2 इन्फेंट्री डिवीजन ने ताकत के साथ, फोर्स के साथ बलूचिस्तान पे कब्जा किया। खान ऑफ कलत की कनपट्टी पे बंदूक रखी गई, उसे मोहम्मद अली जिन्ना के सामने लाया गया और 27 मार्च 1948 को उसने लोगों की इच्छा के बगैर, अपनी इच्छा के बगैर, लेकिन बंदूक की नोक पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तब से लेके आज तक बलोचियों ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है। 20 अप्रैल 2015 को जब शी जिनपिंग पहले दौरे पे पाकिस्तान गए, तब सीपेक प्रोजेक्ट साइन हुआ। तब तक बलोचियों का था कि पाकिस्तानी हमें आम की तरह चूस रहे हैं, लेकिन 20 अप्रैल 2015 के बाद जब सीपेक का काम शुरू हुआ, बलोचियों को एहसास हुआ पाकिस्तानी तो हमें चूस ही रहे हैं आम की तरह, अब चीन भी हमें चूसने लगे हैं। और उसके बाद जो बलोचियों का आक्रोश बढ़ा वो आज तक थमा नहीं। आज समय आ चुका है भारत सरकार को बलूचिस्तान को आजाद देश मानने का, और अगले रिपब्लिक डे परेड में महारांग बलोच को, जो कि बलूचिस्तान की राष्ट्रपति हो, उन्हें हमारे रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट पे बुलाना चाहिए। हमें देरी नहीं करनी चाहिए अपूर्वा जी, जितनी देरी करेंगे उतना पाकिस्तान ये चीज नहीं होंगे। मेरे को 1 मिनट देना। जी जी जी। देखिए, मैं मानता हूं किसी भी जगह को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, खासकर यूनाइटेड नेशंस की रिकॉग्निशन। चीन और अमेरिका ये चीज नहीं होने देगा, लेकिन भारत को अब कदम उठाना चाहिए।
भारत को बलूचिस्तान रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमें कोई कूटनीतिक डिप्लोमेटिक कर्टसीज, नाइस मैनर्स, एटिकेट्स कुछ नहीं हमें करना है, क्योंकि ये वही जहरीला सांप पाकिस्तान है जो 78 साल से भारत पे डस रहा है, हमारे हजारों नागरिकों सैनिकों को मारा है, करोड़ों की हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद की है। अब वक्त आ चुका है बलूचिस्तान को आजाद देश रिकॉग्नाइज करने का और महरांग बलोच को अगले साल की रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बुलाने का। बिल्कुल बिल्कुल सोनी साहब, क्योंकि देखिए ये चीजें बलूचिस्तान से 1948 से ही जो सैन्य दमन चीजें हो रही ना पाकिस्तान की तरफ से, बलूची तब से इन चीजों को झेल रहे हैं, सह रहे हैं। संजय साहब आपसे समझूंगी, देखिए कश्मीर पर पाकिस्तान भारत से सवाल करता है, तो बलूचिस्तान पर जवाब देने को क्या एक जिम्मेदारी भारत की बनती है? बिल्कुल 100% बनती है, क्योंकि एक समय ये बिफोर पार्टीशन जो है ये हमारे देश का ही हिस्सा था और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। और जैसे सोडी साहब ने बताया कि उसके बाद जो है पाकिस्तान ने 2 इन्फेंट्री डिवीजन भेज के जो है वहाँ जबरन कब्जा करके और बंदूक की नोक पे जो है वो एक्सेशन ट्रीटी जो है साइन करवाई थी जी। बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान अब एक्टिव हो जाए, हम्म। क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो मतलब बिल्कुल अलग होने की कगार पे है। उन्होंने ठान लिया है कि अब हम इंडिपेंडेंस प्राप्त करके रहेंगे, और अगर ये करना है तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ के उनको एक्सेप्ट करना है। उन जैसे कि मीर यार बलोच ने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे के दिल्ली में जो है एक उनकी एम्बेसी खोली जाए। जी। उन्होंने यूएन से भी रिक्वेस्ट किया है कि उनको एज इंडिपेंडेंट देश एक्सेप्ट किया जाए और सॉवरेन नेशन डिक्लेयर किया जाए। तो जब ये वहाँ से इतना कुछ बोला जा रहा है तो हमें इस देश, अब मैं इनको देश ही बोलूंगा, मैं इनको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बोलूंगा। मैं बलूचिस्तान को अब देश मान के जो है ये बोलूंगा, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इनको जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं हमें जल्द से जल्द करना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लैंड मास है, जैसे मैंने बताया कि बलूचिस्तान तकरीबन 42% पाकिस्तान का लैंड मास जो है वो ऑक्यूपाई करता है, तो पाकिस्तान और छोटा सिमट के रह जाएगा। और अगर वो सिमट के रह जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है उसको टैकल करना। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय साहब, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो जितना 1.5 करोड़ की आबादी इस वक्त बलूचियों की है बलूचिस्तान में, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान का 6% भी नहीं है, बहुत कम जनसंख्या है बलूचियों की बलूचिस्तान में। लेकिन जो आज़ादी की एक जो मांग उनकी उठ रही है वो बहुत लंबे वक्त से उठ रही है, उन्हें दबाया जा रहा है, उनका दमन जो सैन्य दमन है वो 1948 से ही चल रहा है। मसी साहब सर आपसे समझूंगी, देखिए सीपीईसी की बैठक भी हुई है, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, अब ये जो बैठक हुई है क्या ये बलूचिस्तान के लिए विकास है या फिर एक नया उपनिवेशीकरण, आप इसको समझते हैं? देखते हैं जी, वो तो इन्होंने जो कर रहे हैं ना कोशिश, आसिम मुनीर तो यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि भाई ये पोर्ट ले लें, चाइना को कहा, और हमें आप हथियार दे दें, समझ रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं हमारे जमीन वो पे। ग्वादर पोर्ट का भी जी, ग्वादर पोर्ट चाइना को सौंप दिया, लेकिन फिर बलूचियों को उसका कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, उस कुछ नहीं, आप देखें हमारे कल के मई के 11 तारीख को वहाँ एक कार रेसर, बेचारा कार रेसर था तारिक बलूच, उसके वालिद का नाम इब्राहिम कलमती है, वो उसको कार रेसर को 11 मई को ले गए और 24 लाख से कम में उसको टॉर्चर करके उसकी बॉडी डंप कर दी, समझ रहे हैं। हमारे ये जो इन्होंने शिकस्त खाई है, इनको जो नूर खान एयरबेस पे आपके बहादुर एयरफोर्स ने इनको और आपके ब्राह्मो मिसाइल ने इनको इनके जो अकल दुरुस्त किए हैं, उसका गुस्सा ये हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि हम तो कफन बांध के बैठे हुए हैं, हम तो 20 साल से ये फैसला किया हुआ है कि हम इनको शिकस्त दे के रहेंगे। ये हमारे जमीन पे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम इनसे निपटेंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा देखें, ये कह रहे हैं कि हमने अब भारत को शिकस्त दे दिया है, अब हम इनसे निपटेंगे। ऐसे ये बदतमीज, झूठे, मक्कार, अय्यार लोग हैं। इनके साथ देखिए, आप लोग कह रहे हैं ना, आपने कुछ इनके जो है टेरर हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन 2 टेरर हेडक्वार्टर मेन हैं
एक पाकिस्तान आर्मी जीएचक्यू और आपरा हेडक्वार्टर आईएसआई। और ये गोरे जो इनके बाप दादा हैं, चाचा मामा हैं, ये जो बरतानिया और अमेरिका के, इनके बात ना सुने। इन्होंने ही तो ये मुसीबत खड़ा करके गया है। ये मुसीबत क्यों पैदा किया है? चर्चिल है, चर्चिल ने ये डिवीजन पैदा करके गया हिंदुस्तान को। आज तक उसकी भुगतना पड़ रहे, हम उसके भुगत रहे हैं। ये कौन सा इनका इंसाफ है? इनकी बात ना सुने। हम आप मेहरबानी करके एज अ रियासत, मुझे मालूम है कि भारत के अवाम हमारे साथ है, जी। आपकी रियासत की कमजोरी है हमेशा से। मैं चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी से हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन है, जैसे करीमा बलोच ने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया। मेहरबानी करें एज अ स्टेट पॉलिसी। और मैं आपकी तमाम पार्टियों से अपील करता हूं, एक पार्टी से नहीं, बलूचिस्तान के आजादी के मामले में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। सबको एक पेज पे आके कि भाई ये पाकिस्तान जो है जब तक रहेगा, ये हमारे मासूम लोगों का खून बहाता रहेगा, भारत के बच्चों का। देखें, ये फैसला कर ले और कह रहे कि ये बलूचिस्तान इनका आधा टेरिटरी है, बेहतरीन टेरिटरी है। क्या हमारी पॉपुलेशन कम है? इसका मतलब है कि पंजाबी जलादी आके हमारे ऊपर कब्जा कर ले, फिर हमारे रिसोर्सेज से आपके ऊपर हमला करते रहे 100 साल तक। ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? इसको ना होने दे मजीद। बिल्कुल इस चैप्टर को, पाकिस्तान का ये जो कैंसर है, ये जो जिन्ना के लिए कह रहे हैं कि कलमा लेके, ये क्या कलमा लेके अपनी बहन के साथ इश्क कर रहा था? ये कैसा मजाक लगाया हुआ है इन्होंने। हमें ये नहीं चाहिए पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का खात्मा आज नहीं बल्कि गुजरे हुए कल के दिन हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल मसीह साहब, सोडी साहब, क्योंकि देखिए बलूचियों की जो आजादी की मांग है वो पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति के खिलाफ एक जवाबी मोर्चा तो बनी रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो 1971 की तरह एक बार फिर पाकिस्तान अपनी ही नीतियों से खुद को तोड़ रहा है। 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ भारत के सपोर्ट से, अब मुझे लग रहा है कि अगर बलूचिस्तान भी अलग हो गया तो फिर बचा क्या पाकिस्तान के पास? पूर्वा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो इशू है कि बलूचियों को उनकी जन इच्छा के विपरीत पाकिस्तान में विलय किया, लेकिन दूसरी चीज यह है कि जब से इन्होंने बलूचियों को विलय किया, इन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों ने बलूचियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन रखा, कभी फर्स्ट ग्रेड सिटीजन की इज्जत नहीं दी, उनको आइसोलेट करके रखा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। जी। पाकिस्तानी सेना में 75% ऑफिसर जेसीओ सैनिक पाकिस्तान के पंजाबी सूबे से आते हैं और सिर्फ 0.03% पाकिस्तानी सेना के अफसर जेसीओ सैनिक बलूचिस्तान से आते हैं। यानी कि, और यही हाल पाकिस्तान की सारी सरकारी नौकरियों का है। इन्होंने बलूचियों को हमेशा आइसोलेट रखा, कभी मेरिट के ऊपर इन्हें आने नहीं दिया। जो उनका आक्रोश था वो साल प्रति साल बढ़ता ही गया। यही चीज उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के साथ की थी, जो आज बांग्लादेश है। क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वही बिल्कुल गलत बुनियाद है। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो पंजाबी है वही दुनिया का शहंशाह है, वही पाकिस्तान का शहंशाह है। बाकी चाहे पश्तून हो, सिंधी हो, बलोचियों, वो सेकेंड थर्ड ग्रेड क्लास सिटीजन हैं। और यही चीज आज पाकिस्तान को दोबारा टूटने के कागार पे ले आई है। देखिए, जॉर्ज संटाना, जो कि अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर था, उसने 1905 में कहा था, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं उन्हें इतिहास दोबारा दोहराना पड़ता है। ये पाकिस्तान की बेवकूफी है कि वो 1971 में दो देशों में बंटने के बाद भी नहीं सीखा। उसने तब भी बलोचियों को, पश्तूनों को, सिंधियों को आइसोलेट किया। अब तो ये उसका कर्म है, उसको तो भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बलूचिस्तान तो आजाद होगा। और मैं एक चीज और गुजारिश करूंगा, पूर्वा जी, मेरे को 1 मिनट देना। जी सर। मैं आपके चैनल के जरिए सारे बलूचिस्तान को के 52% बलोचियों को रिक्वेस्ट करूंगा वो जन सैलाब पे खड़े हों, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आरपी में ना डिपेंड करें। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान कैसे आजाद हुआ? पहले वहां जन सैलाब आया, जन पूरा इकट्ठा हुआ। जब तक मास अपराइजिंग बलूचिस्तान में नहीं होगी, उसको इंडिपेंडेंस में दिक्कत आएगी। अब वक्त आ चुका है। 52% बलोची कम पॉपुलेशन नहीं होती हैं। अगर ये सारे 52% खड़े हो गए, पाकिस्तान की हुकूमत तो सेकंड्स में गिर जाएगी। जी बिल्कुल। संजय साहब, जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, कश्मीर पे अपना पूरा हक जताता है, कश्मीर के लिए रोता है, तो फिर बलूचिस्तान की चीख क्यों नहीं पाकिस्तान को सुनाई देती है? क्या पाकिस्तान के नक्शे पर अब एक और लाल लकीर बनने जानी है जो बलूचिस्तान को अलग करेगी?
क्या बलूचिस्तान अब अगला बांग्लादेश बनेगा जो पाकिस्तान से अलग हो गया था? जी, जो हालात बने हैं अभी, उससे तो 100% ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा ही बनेगा। और जो आप बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान जो है कश्मीर की गुहार लगाता रहता है, वो बलूचिस्तान में इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि जैसे अभी सोडी साहब ने कहा कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो आवाम हैं, उनको वो सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं। जी। दूसरा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बलोचियों की रिप्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान की असेंबली में है बहुत कम है, और साथ ही साथ उनका बहुत ज़्यादा दखल अंदाज जो है इनकी जो पॉलिटिकल जो बलोचियों का पॉलिटिकल स्फीयर है उसके अंदर भी पाकिस्तान इंटरफेयर करता है। तो वो तो इनके लिए बिल्कुल ही गुहार नहीं लगाएगा और वो वहाँ पे उनको दबा के रखेगा, और जो उनके मिनरल्स हैं और पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको यूज़ करेगा। ग्वादर पोर्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। तो उसको बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस वहाँ पे जो भी बलोचीज दे सकते हैं, उनका जो लैंड मास है वहाँ से जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है पाकिस्तान, वो कर रहा है और उसको आगे इस्तेमाल कर रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम खनिज की बात कर ले तो वो बलूचिस्तान में बहुत है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान को अगर देखा जाए तो वो 70% गरीबी से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है। कभी भी बलूचियों को पाकिस्तान की सेना में वो जगह नहीं मिल पाई, वो पद नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं, और फिर जब बात होती है बलूचियों की तो फिर उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। मस्ती साहब, क्या बलूच का युवा आज खुद को क्या मान रहा है? आप पत्रकार हैं, आपने इन चीजों को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से देखा और परखा है। क्या मानता है बलूच का युवा खुद को, पाकिस्तानी बलूच या फिर कुछ और? पाकिस्तानी हम कहाँ से, ये कहाँ का नाम है पाकिस्तानी? ये मजाक है? ये क्या पाकिस्तानी क्या चीज है भाई? जी। ये कौन सी मखलूक है? कहाँ का क्रिएचर है ये कहाँ की बकवास है? ये इंग्रेज का जो बनाया हुआ बकवास, जो अब इसको अब मर जाना चाहिए। काफी इसने प्रॉब्लम क्रिएट किए पूरे दुनिया के लिए, खुसूसन भारत के अवाम के लिए, खुसूसन बलूचों के लिए, खुसूसन हमारे अफगान भाइयों के लिए। मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, अभी कुछ महीने पहले मेलिंडा गेट्स जो हैं, गेट्स फाउंडेशन की, उन्होंने अपने लिंक्डइन पे खवातीन के बारे में कुछ कमेंट किया, तो मैंने जाके उसके नीचे कमेंट किया कि भाई आप बलोच खवातीन का भी कुछ ख्याल रखें कि जिस किस्म से ये पाकिस्तानी फौज जो है हमारे बलोच खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो मुझे एक बात पे बहुत हैरत हुई, जानते हैं वो मेरा ये कमेंट किसने लाइक किया? मेरा कमेंट जो है दुबई के क्राउन प्रिंस ने लाइक किया। समझ गए आप? जी। तो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, फिर मेरे ख्याल में ये ISI वाले कुछ उसके पीछे लगे कि कुछ महीने के बाद मैंने देखा वो उन्होंने हटा दिया। लेकिन हमारे लिए जो है ना, हमदर्दियां गल्फ में हैं। हमारे लिए देखे सारे के सारे हिंदुस्तान के अवाम में हैं। हमने फैसला कर लिया है, हमें ये नहीं चाहिए। कल मेरे साथ एक पंजाबी कह रहा था कि भाई PTI वाला, नहीं जनाब, हम PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैंने इनको कहा आपके शर्म आनी चाहिए, आसिम मुनीर ने आपके लीडर को जेल में डाला हुआ है और आप उसके नैरेटिव पे चलते हैं पाकिस्तान भारत के हवाले से। ये कहाँ का मजाक है? कह रहे हम आपके भाई हैं। मैंने कहा हम आपके बिल्कुल पंजाबी मुसलमानों के हम भाई नहीं हैं। अगर आपको भाईचारगी चाहिए, पहले जाके अपने सिख भाइयों को गले लगाएं, पहले जाके अपने पंजाबी भाइयों को गले लगाएं, फिर आके हमसे कहें कि हम आपका भाई हैं। हम ऐसे, ये जो तंग नजर लोग, ये जो रिलीजियस स्टेट, हमारे लीडरों ने पहले दिन से कहा था ये रिलीजियस स्टेट है, इस रिलीजियस स्टेट से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम सब आज तक ये रिलीजियस स्टेट जो है बद से बदतर होता जा रहा है। आप देख लें, टैंक पे बैठ खड़े हो गए, टैंक पे आप क्या खड़े हो रहे हैं? आप अपने टैंक हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ों पे लाएं तो हम आपको बताएंगे। आप मेहरबानी करें, हमारे लीडर ने आपसे दरख्वास्त किया है 93,000 वो गन हमें दे दे, बाकी हम खुद इनसे निपटेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। सोडी साहब, क्या CPEC की जो सुरक्षा है अब उसके नाम पर चाइना भी बलूचियों का दमन कर रही है? क्या वो भी उसमें बराबर की हिस्सेदार रही है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है पूर्वा जी। जब से 20 अप्रैल 2015 को CPEC प्रोजेक्ट साइन हुआ, उसके बाद लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़
चीन अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, उसका अधिकतर जो प्रोजेक्ट्स है वो बलूचिस्तान में है, क्योंकि बलूचिस्तान से ही वो रास्ता आता है सीपे का जो जिंजियान से कनेक्ट हो रहा है, और ये ऑल्टरनेटिव है मलक्का स्ट्रेट के लिए या मलक्का डिलेमा, जो कि चीन को हमेशा डर था समुद्री रास्ते का। तो जो बड़ा हिस्सा है सीपैक का वो पाकिस्तान ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर से और बलूचिस्तान में से जा रहा है, और इनफैक्ट पाकिस्तान ने अपने कई 100 सैनिक लगाए हैं, चीनी जो वर्कर हैं बलूचिस्तान में उनकी हिफाजत के लिए। ऐसे कैंप्स बनाए गए हैं बलूचिस्तान में जहां पे चीनी के वर्कर्स रहते हैं और उनको पूरी सुरक्षा पाकिस्तानी सेना के सैनिक दे रहे हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी है वो एक टीयर 3 सिटी है जी। वो लाहौर इस्लामाबाद से मीलों कम है डेवलपमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी क्वेटा में पैसा लगाया नहीं उसको मॉडर्न सिटी बनाने में। जहां पे सुई नामक जगह है बलूचिस्तान की, जहां पे ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान की नेचुरल गैस आती है, लेकिन बलूची लोगों के पास दिन में खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिलती। आप सोच सकते हैं पूरी सुई की जो गैस है वो पाकिस्तान के बाकी 3 सूबों में जा रही है, बलोचियों को ही नहीं मिल रही है जो कि असली पहले उनके हकदार हैं। तो ये तो हजार मैं एग्जाम्पल अपूर्वा जी बता सकता हूं, क्योंकि मैं काफी रिसर्च करता हूं बलूचिस्तान पे। जिस तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को निचोड़ा है, चूसा है, ये शायद दुनिया में कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जिसकी सरकार ने उसे चूसा हो, ऐसा रौंदा हो जैसे कीड़े मकोड़े रौंदे जाते हैं। आए गए दिन बलूची युवाओं को उठाया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, बलूची औरतों का बलात्कार किया जाता है। देखिए, इन सारी चीजों का अंत तो आना है जी। और अंत 2 ही चीजों में आएगा। एक, बलूची लोगों को खड़ा होना होगा, क्योंकि आपका चैनल अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, खासकर बलूची लोग बहुत देखते हैं आपके चैनल को, इसलिए मैं फिर गुजारिश करूंगा उन्हें जन सैलाब पे खड़ा होना होगा। पाकिस्तान सेना कितनी गोलियां चला देगी, 100, 200, 300 बलोची शहादत दे देंगे अपने राष्ट्र के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब जन सैलाब होगा यही बलूचिस्तान जल्दी से जल्दी आजाद होगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, देखिए बलूच नेताओं का गायब होना, युवाओं का गायब होना, खासतौर पर पत्रकारों का गायब होना और फिर उनकी हत्याएं, ये पाकिस्तान का क्या कोई नया सैन्य ऑपरेशन है? ये किस तरह की चीजें पाकिस्तान कर रहा है? हमने कई बार सुना पढ़ा कि बड़ी संख्या में पत्रकारों को गायब कर दिया जाता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। देखें, इंतहाई हिटलर वाली टॉर्चर समझ रहे हैं, इंतहाई ज्यादा बेईमाना टॉर्चर। इन्होंने 2009 में 9 अप्रैल को मेरे दोस्त गुलाम मोहम्मद बलूच, लाला मुनीर बलूच, उनको उनके वकील के साथ, उनकी रिहाई हो गई थी बेल पे, उनके वकील के साथ वो जा रहे थे कि उनको अगवा किया। फिर जो है उनको अपने चीनी हेलीकॉप्टरों से उन्होंने अपने मादरे वतन पे उनको फेंक दिया। लाला मुनीर और शहीद गुलाम मोहम्मद को मेरा लाखों सलाम। और उसके बाद जो है इन्होंने किल एंड डंप पॉलिसी अपनाए रखा। अभी 2-3 साल इन्होंने पहले किल एंड डंप पॉलिसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल फेक एनकाउंटर में तब्दील किया। अब दोबारा इन्होंने वही किल एंड डंप। देखें, आसिम मुनीर ने जो तकरीर की ना मार्च 18 को, हार्ट स्टेट ऐलान किया। अच्छा, ये हमारे मार्च के 11 तारीख को हमारे जो बलूच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस पे जो हेरोइक इकदाम किया, उसके 2 हफ्ते के अंदर ही जनरल आसिम मुनीर की अम्मा मर गई। जो इंडिया में कहते हैं ना इनकी अम्मा मर गई, तो ये जनरल आसिम मुनीर की अम्मा जो है 2 हफ्ते में जाफर एक्सप्रेस के अंदर मर गई। और फिर मार्च 18 को इन्होंने हार्ट स्टेट ऐलान किया। अप्रैल 16 को इन्होंने जो अपनी नफरत अंगेज तकरीर की कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम अलग हैं, हम आला हैं, हम अरफा हैं। आप क्या से आला अरफा हैं? आप इंतहाई जलील हैं। अब इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा बनियान अल मरसूस। इसका नाम इनको रखना चाहिए था शैतान अल मरदूद। ये शैतान अल मरदूद है ये आसिम मुनीर इसको। और फिर आगे से ऊपर इतने झूठे हैं, कहते हैं हमें प्रूफ बताएं, हमें प्रूफ बताएं। हमें तो कोई ये प्रूफ नहीं है कि आसिम मुनीर का वालिद कौन है। हम क्या प्रूफ बताएं भाई? सारा साफ जाहिर है, उसी ने कराया है।
उसी का आइडिया था। उसको ये बताना था कि हमको ना अमेरिका का फिक्र है, ना हमें बरतानिया का फिक्र है। इस वजह से उसने उस वक्त में कराया जब जेडी वॉन्स वहां थे। इससे ज्यादा आगे क्या प्रूफ चाहिए आपको? ये सारे झूठे, इनके सहाफी झूठे, इनके दानिश्वर झूठे, सब के सब झूठे, क्योंकि इनका मुल्क जो है जिन्ना ने बनाया, जिसको अपने बैल से इश्क था, तो ये सब के सब झूठे हैं, सब के सब फ्रॉडियां हैं। जी संजय साहब, क्योंकि देखिए जी। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बलूचियों को भी एक अलग ऊर्जा, एक अलग जोश उनके अंदर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में छापे और गिरफ्तारियां इसके बाद और ज्यादा बढ़ा दी हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है पाकिस्तानी फौज बट गई थी। जी। अभी तक उन्होंने अपनी फौज का जो रुख किया हुआ था वो बलूचिस्तान की तरफ किया हुआ था, बीएलए और टीटीपी के अगेंस्ट। बट ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो है उनको अपनी वहाँ से ट्रुप्स निकालने पड़े और अलग अलग जगह उनको डिप्लॉय करना पड़ा। जो हमने उनको मारा है वहाँ पे, उनके एयर बेसिस पे, उनके रडार इंस्टॉलेशंस पे और जगह टेररिस्ट कैंप्स पे, इसकी वजह से पाकिस्तान डरा है और उसने गुहार लगाई कि जी हम सीज फायर चाहते हैं। पर उसमें एक वजह और भी थी कि वो अपने आप को डिसएंगेज करके लाइन ऑफ कंट्रोल से और बाकी जगह से अपने ट्रुप्स को वापस ले जाके रीडिप्लॉय करना चाहता है बलूचिस्तान में, जिससे कि वो वहाँ पे जो अपराइजिंग है, और अब तो बहुत ज़्यादा अपराइजिंग हो चुकी है, उसको वो वहाँ पे दबा सके या ख़त्म कर सके, जो वो कभी नहीं कर पाएगा। उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बलोची जो हैं बहुत ही हिम्मत वाले हैं, बहुत ही हिम्मत वाले हैं, और छोटी जनसंख्या होने के बावजूद जो है उन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम किया हुआ है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 60 जो है पाकिस्तान की लोकेशंस ऐसी हैं आर्मी की जहां पे बीएलए ने जो है अटैक किया है अभी इसी दौरान जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन है, पर अब बलोचियों के हाथ में है कि वो, देखिए, बोलना अलग है और करना अलग है। तो अब इनके हाथ में है कि ये अब क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान 100% सपोर्ट करेगा जब इनको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, 101%, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। मैं एज एक्स फौजी और आज की डेट में एक हिंदुस्तान का आम नागरिक हूं, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं और आपको 100% जो है सक्सेस मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट देश बनेंगे, और हमारी जो मित्रता है, जो भाईचारा है, वो सदियों सदियों तक, आने वाली सदियों तक जो है बलूचिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मस्ती साहब, क्योंकि देखिए बलूच लेखक हैं मीर यार बलूच, उन्होंने अपने एक्स पर भी लिखा था कि बलूच लोगों ने अपने झंडे फहराने और पाकिस्तानी झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। अब समझ आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान से अपने राजनयिक मिशन वापस ले और उन्हें नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्थानांतरित कर दे। पाकिस्तान को अलविदा, बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। झंडे तक उतरने शुरू हो गए थे पाकिस्तान के। ये देखें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये हमारे मसले को उठाते हैं। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात पे। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ का ज़रूर अर्ज करूँगा। देखें, हम लोग पाकिस्तान की तरह झूठे, मक्कार, 2 नंबरी नहीं हैं। हम जो भी काम करना चाहते हैं सीधा सीधा, साफ साफ सुथरे तौर पे, समझ रहे हैं? इनके तरह नहीं ड्रामेबाजी, चीन के गुलाम, अमेरिका के गुलाम, बरतानिया के गुलाम। आपने देखा है ये आसिम मुनीर के जो दोस्त हैं कौन हैं? जो बरतानिया के जो एडमिरल हैं, वो रेटकिन, ये उनको रेटकिन की तरफ से ये बड़ा बड़ा वो मिलता है सपोर्ट उनको। ये जो लिज ट्रस्ट जो वहाँ की पहले के प्राइम मिनिस्टर थी, ये जो आंटियां हैं लंदन के, ये इनको कुछ पता नहीं क्या है कि ये पंजाबी जिहादियों के साथ मिलते हैं। हम वैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। मैंने अभी थोड़े देर पहले अपने भाई खैर बियार बलोच को मैसेज किया। मैंने कहा भाई ये यारजान बलोच आपके पार्टी के हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे लोग वहाँ पर हैं, PYC है जो जिनके के हमारे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं,
महारंग बलोच, जिनको कि इन्होंने 2 महीने से ज्यादा हुआ है अगवा किया हुआ है। हमारे जो है अख्तर मेंगल साहब हैं, जो वहां पे खुलकर पाकिस्तान में इस हिटलर को चैलेंज करते हैं। आपने देखा होगा उनकी वीडियो, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया आसिम मुनीर का, जी। और इनको कहा कि अपने बच्चों को ये भी तो समझाएं कि आपके जो 93,000 फौजी थे, उनके पतलूने आपने ढाका में छोड़े। ये सबक तो अपने बच्चों को समझाएं सबसे पहले, फिर दूसरी कोई और सबक समझाएं। ये लोग हैं। अब अगर ये हमारे ये दोस्त यारजान बलोच जो हैं, अगर वो वाकई में हेरब्यार के साथ, हेरब्यार मरी साहब को मैंने एक पैगाम भेजा है, अगर वो उनके हैं तब तो अच्छी बात है। ये ना हो कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की बात हो और आपको भी जो है अजीब सा लगे, हमें भी ऐसा लगे। तो मेहरबानी करके ऐसी चीज कोई ना हो, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सोढ़ी साहब, क्योंकि देखिए अब एक तरह से तो ये चीजें भी सामने आ गई है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का जो नियंत्रण है वो बलूचिस्तान से पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये भी उनके लिए एक बहुत मुश्किल की घड़ी है। और अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो मुझे लगता है कि राजस्थान जितनी जमीन उनके पास बचेगी, फिर भविष्य क्या आप देखते हैं पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का? क्योंकि बलूचिस्तान खुद को डेवलप कर लेगा, बलूचिस्तान को सपोर्ट है, बलूचिस्तान की सेना उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान में तो मुझे लगता है जो अंदरूनी कलह है पाकिस्तान, तो फिर उसी से खत्म हो जाएगा। अपूर्वा जी, पाकिस्तान का भविष्य तो बड़ा काला और गंदा है। मैं तो कई शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन एक फौजी होते हुए मैं बोलूंगा नहीं। ये तो देश डूब गया। ये तो सिर्फ जब तक थोड़ा देर बच सकता है बच ले। कहते ना वो क्या वो हमारी कहावत है हिंदी में कि नानी की वो माँ कितना खैर मनाएगी, ये तो वाली कहानी है। जितने साल, थोड़ा हफ्ते, थोड़े साल ये बच ले तो बच ले। ये तो देश गया, इसकी तो टाटा बाय बाय होगी। क्योंकि जो इसने गंदे करतूतें की, जो इसने गलत नीतियां की, जो इसकी गलत नीयत थी, कैसे ये देश सरवाइव कर सकता है? देखिए अपूर्वा जी, भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में लिखा है कि कोई भी इंसान अगर तरक्की करनी हो, उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसके पास लोगों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान, और हम कई इंसानों को ऐसे जिंदगी में जानते हैं जो हमेशा नेगेटिव रहे, क्या वो जिंदगी में तरक्की कर पाए? आज मैं, आप, ब्रिगेडियर साहब, मस्ती साहब, हम सारे इस मुकाम पे पहुंचे। हमने मेहनत की, हमने लोगों के लिए गुडविल की। अगर हमें किसी ने एक आध गाली दी, हम उनसे दूर हो गए कि हम अपने लाइफ में फोकस रहे। मेरे कहने का मतलब है, ये पाकिस्तान हो या वो इंसान हो जो हमेशा दूसरों के लिए गंदा सोचते हैं, वो तो तरक्की कर ही नहीं सकते। मेरे को 1 मिनट देना बस। जी जी। देखिए 1950 में जब 3 साल हुए थे पाकिस्तान को नए देश के तौर पे उभरे हुए, और 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए, तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन क्या वो 1950 से 2025 में कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ चला गया? सिर्फ 2 ही कारण हैं, पाकिस्तान की गलत नीयत और गलत नीतियां। ये तो ज्यादा दिन नहीं सरवाइव करेगा। ये वो इस्लाम में कोई होता है ना, कोई पढ़ते हैं कलमा या कुछ पढ़ते हैं जी जी जी। जनाजे पे, तो अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के मौलवियों को पाकिस्तान का जनाजे वाली जो भी प्रेयर होती है वो पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान तो गया जी, उसकी तो हो गई। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमर मस्ती खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। बिल्कुल सर। और संजय खन्ना और JS सोढ़ी साहब, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो देखिए, कभी खनिजों से भरी धरती आज एक बारूद का ढेर बन चुकी है। बलूचिस्तान, जहां से अब सिर्फ एक आवाज उठती है कि हमें जीने दो, हमें आजादी दो। बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग हो गया तो मुट्ठी भर जमीन पाकिस्तान के पास रह जाएगी और फिर पाकिस्तान को तो भविष्य वैसे ही अंधकार में है, तब तो शायद वो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। और जिस तरह से बलूचिस्तान को भारत का भी समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से बलूची में 50 से 55 हजार हिंदू हैं जो भारत को अपने एक बड़े भाई के तौर पर मानते हैं और एक उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं, तो बलूची अपना एक नया भविष्य लिखने की ओर अग्रसर हो गए हैं और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंधकार में समाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।